नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। तापक्रम और वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है सममंडल, दूसरा है विषम मंडल, फिर है तीसरा आयन मंडल और चौथा है चुंबकीय मंडल। सममंडल, सबसे पहला है सममंडल। सममंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक पाई जाती है और इसमें विभिन्न गैसों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। तापक्रम के आधार पर इस सममंडल को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है जिसमें वायुमंडल के कुल भार का 75% भाग केंद्रित है। वायुमंडल की यह सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, वर्षा, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश, इसी प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब इसमें ही या इसी भाग में ही घटित होती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में गिरावट इस परत की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान जो है वह कम होता जाता है। इसमें तापमान ह्रास दर जो है वह औसतन 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर अथवा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर होता है, जिसे प्रसामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 6 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसकी ऊंचाई पर अक्षांशों तथा मौसम के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ऊंचाई घटती जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई अधिक और शीत ऋतु में कम पाई जाती है। क्षोभ मंडल के शीर्ष भाग पर स्थित संक्रमण स्तर को जो इसे समताप मंडल से अलग करता है उसे क्षोभ सीमा मंडल अथवा ट्रोपोपॉज कहा जाता है। इसकी मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई का संबंध समुद्र तल के तापमान और वायुदाब से होता है। यह सभी प्रकार के मेघों तथा तूफानों की बाह्य सीमा निर्धारित करता है और सभी प्रकार की संवहन धाराओं का यहाँ अंत हो जाता है। अब है सममंडल का दूसरा भाग, समताप मंडल। समताप मंडल, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर तापमान जो है वह समान रूप से पाया जाता है। इस मंडल में तापक्रम लगभग समान होता है। इसकी ऊंचाई के विषय में मतभेद है। धरातल से इसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मानी है। इसमें समताप रेखाएं समानांतर न होकर के लंबवत होती हैं। इस मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। यह मंडल मौसमी हलचल से रहित होता है, यानी यहाँ किसी भी प्रकार की मौसमी हलचल नहीं होती है। इस मंडल की खोज सर्वप्रथम टिजेरेंस डी बोट ने 1902 में की थी। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल सीमा या स्ट्रेटोपाज की संक्रमण पेटी पाई जाती है जो इसे मध्य मंडल से अलग करती है। इसमें 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन मंडल पाई जाती है। जीवित पदार्थों के लिए यह एक रक्षा कवच का काम करती है। इस आवरण के कारण सूर्य से आने वाली जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि यह गैस इन विकिरण तरंगों का अवशोषण कर लेता है। संपूर्ण सौरिक किरणों की मात्रा में पराबैंगनी किरणें और लघु तरंगों की मात्रा 6% होती है। ओजोन मंडल द्वारा इस 6% की मात्रा का अवशोषण कर लिया जाता है और उसमें से केवल 2% किरणें ही धरातल तक पहुंच जा पाती है। यानी इस समताप मंडल से जो 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन मंडल पाया जाता है वह एक तरह से मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए एक रक्षा कवच के रूप में है, यानी वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वहीं रोक लेता है। सिर्फ 2% किरणें ही हमारे धरातल तक पहुंच पाती है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस, जिसमें ऑक्सीजन के 3 गुण होते हैं,
ऐसा कहा जाता है कि इस परत में बिखराव हो रहा है। इस बिखराव के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFCS को माना जा रहा है, इसे हेलोजीनियस गैस भी कहते हैं। यह वायुमंडल में जेटयान, स्प्रैकेन, डिस्पेंसर, वातानुकूलक, प्रशीतनक तथा फसलों पर दवाई के छिड़काव आदि से पहुंचती है। CFCS का मिश्रण होता है। इसमें क्लोरीन वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करती है और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह ओजोन में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 3 अणुओं को 2 भागों में बांट देती है। इस बिखराव से ओजोन मंडल में एक छेद बन गया है और यह छेद जो है आज भी जलवायु के लिए, विश्व जलवायु के लिए एक संकट बना हुआ है, जिससे पराबैंगनी किरणों का अधिक से अधिक भाग धरातल पर आ रहा है और वायुमंडल के तापक्रम में बराबर वृद्धि हो रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ध्रुवों के पास बर्फ़ भी है, वह बराबर पिघलता जा रहा है, जिससे समुद्र तल ऊपर उठने की संभावना प्रकट की जाती है। साथ साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर, चर्म रोग आदि भी इस पराबैंगनी किरणों से बढ़ने की संभावना प्रकट की जा रही है। फिर है समताप मंडल का तीसरा भाग, मध्य मंडल। सममंडल का तीसरा भाग मध्य मंडल। वायुमंडल में इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसमें तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यहाँ पर तापमान जो है वह कम होता है। सूर्य के प्रकाश में यह परत रेडियो तरंगों को अवशोषित करती है। यही कारण है कि दिन में कम आवृत्ति पर भी रेडियो ट्रांसमिशन प्राप्त होता है, यानी यह एक तरह से यहाँ पर रेडियो ट्रांसमिशन तरंगें जो है वह आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब है दूसरा विषम मंडल या आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 80 से 600 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इस मंडल में स्थित वायुमंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक और भौतिक गुणों में विषमता पाई जाती है। इसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इस सतह से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती है। यदि आयन मंडल की स्थिति नहीं होती तो रेडियो तरंगें भूतल पर न आकर के आकाश में असीमित ऊंचाई तक चली जाती। इस परत में 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कभी कभी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। थर्मोस्फीयर का निचला भाग आयन मंडल है, जो 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इस परत में अरोरा प्रकाश पाए जाते हैं, जिन्हें उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियलिस और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिण गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को मेरुज्योति कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति सूर्य से निकलने वाली उच्च ऊर्जा के आयन मंडल में होने वाली परावर्तन रगड़ के परिणाम स्वरूप होती है, यानी सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है वह आयन मंडल में आकर जब परावर्तित हो जाती है तो ये इस प्रकार की कुमेर ज्योति और सुमेर ज्योति बनती है। इस प्रकाश का मुख्य कारण वायुमंडल के विद्युत चार्ज युक्त अणुओं अथवा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के ध्रुवीकरण से उत्पन्न घर्षण से होती है। यानी ये जो ज्योति उत्पन्न होती है वह वायुमंडल में जो विद्युत कण होते हैं या विद्युत अणु होते हैं उनसे और पृथ्वी के जो चुंबकीय अणु होते हैं उनके आपसी घर्षण से होते हैं। यह विसर्जन ध्रुवों के समीप सबसे अधिक होता है। यह 6 महीने की रात्रि में गुलाबी और बैंगनी प्रकाश इतनी अधिक मात्रा में दिखाई देता है कि वहाँ के निवासी रात्रि में भी शिकार कर सकते हैं। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता जाता है। इस भाग में गैसें अत्यधिक विरल हो जाती है और यह मंडल अनेक आयनीकृत परतों में होता है। जैसे पहला है डी परत या डी लेयर। इसकी ऊंचाई 80 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह परत दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है तथा मध्यम और लघु तरंगों को सोख लेती है। यह परत केवल दिन में पाई जाती है और सूर्यास्त के साथ ही यह परत विलीन हो जाती है। फिर है ई परत या ई लेयर। धरातल से 100 से 50 किलोमीटर के बीच यह परत पाई जाती है। इसे कैनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। इसके द्वारा मध्यम व उच्च तरंगों का धरातल भी परावर्तित हो जाता है और रात्रि में यह परत समाप्त हो जाती है। फिर है
सी एफ परत या एफ लेयर, यह 150 से 350 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसे एप्लेटन परत कहते हैं। ये मध्यम और दीर्घ तरंगों को धरातल की ओर प्रभावित करती है और दिन के समय में यह दो भागों में F1 और F2 परतों में बच जाती है। फिर है जी परत या जी लेयर, इसकी ऊंचाई 380 से 640 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यहाँ से किसी भी प्रकार की तरंगों का परावर्तन नहीं होता है। फिर है तीसरा बहिर्मंडल। इस परत का विशेष अध्ययन लाइमन स्पिट्जर ने किया था। इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस परत में पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आज़ाद हो जाते हैं, यानी यहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। चौथा है चुंबकीय मंडल। 1000 किलोमीटर से ऊपर का भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसकी ऊंचाई एवं इस मंडल में विषय के विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है। इसे ऋणाविष्ट कण तथा घनाविष्ट कण की कल्पना की जाती है। इसे वॉन एलन विकिरण पेटियों के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये तो था विद्यार्थियों आपके वायुमंडल की संरचना। धन्यवाद विद्यार्थियों।